नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। साथियों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो 28 दिसंबर 2024 को जिसका नोटिफिकेशन आया और वो भर्ती विवादों के घेरे में आ गई 28 दिसंबर 2024 को ही। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया, हमारे संगठन AITU अखिल भारतीय तकनीकी संगठन ने इस पर स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद पूरे देश के अंदर में तमाम टीचरों से हम लोगों ने संपर्क किया। तमाम बच्चे परेशान थे, तमाम लोगों ने हमसे संपर्क किया। अभिषेक राज जी और मैं स्वयं दिल्ली में मौजूद रहा कई दिन तक और एक बड़ा ट्विटर कैंपेनिंग हम लोगों के माध्यम से किया गया, आप लोगों की ताकत से किया गया, जिसमें 15 लाख बच्चों ने ट्वीट किया। डेट शायद 5 जनवरी की थी वो, और उसमें ITI की जो क्वालिफिकेशन है उसको कंपलसरी किए जाने की बात रखी गई। दुर्भाग्य है इस देश का कि ट्रेंडिंग में रहा, पूरे दिन शाम तक ट्रेंडिंग में रहा उस दिन ट्विटर पर, लेकिन उसके बावजूद भी एक इतनी बड़ी संस्था भारतीय रेल के द्वारा सिंगल मैसेज, सिंगल ट्वीट, सिंगल कोई नोटिफिकेशन, सिंगल कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इतने बड़े क्राउड को, और इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, उसके बाद इतना बड़ा क्राउड उनको इंडिकेट कर रहा है कि आपके द्वारा गलती की गई है, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जान करके वो लोग अनभिज्ञ रहे और जवाब नहीं दिया। वो उनका अहंकार था। उनका अहंकार ये था कि हम भारतीय रेल हैं, हम भारत सरकार की बड़ी संस्था हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी हैं और हम इन बच्चों को जवाब क्यों दें। ये सामान्य से बच्चे हैं, गांव किसान देहात से बच्चे आते हैं, गरीब मजदूर किसान के ये बच्चे हैं, इनको जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। शायद यही सोच रही होगी उस समय रेलवे की, लेकिन उनको ऐसा नहीं मालूम था कि अखिल भारतीय तकनीकी संगठन एक ऐसा NGO है जो लगातार गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों की, टेक्निकल से जुड़े हुए तमाम लोगों की आवाज को बुलंद करने का एक प्लेटफॉर्म इन्हीं गरीब, गांव से आने वाले, देहात से आने वाले किसान मजदूर के बच्चों ने मिलकर के बनाया है। और उसकी ये ताकत है कि वो हमारे लिए खतरा पैदा होगा और हमारी जो गलती हम लगातार जो कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट हो गई है गलती करने की, उसको वो पकड़ नहीं पाएंगे और उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम हम लोगों की भी है। रेलवे का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो सफलतापूर्वक पूर्ण होता हो। जितना बड़ा सिस्टम है उतनी ही बड़ी गलती हर एग्जाम के अंदर में वो लोग करते हैं। अभी मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, ये बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपको पेश कर रहा हूं और बहुत ही टेक्निकल है। कुछ टेक्निकल फैक्ट हैं, उस पर मैं बात करने के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूं। ITI के बच्चों के लिए और तमाम देशवासियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आऊंगा कि आज की केस में क्या चल रहा है और केस के अंदर में कितने कितने बड़े वकील, ऐसे वकील जिनको भारत सरकार का कैबिनेट उनका प्रस्ताव पास करता है, ऐसे वकील जिसकी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आज वो ITI के बच्चों से केस लड़ने के लिए कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। मैं उस पर बात करूंगा आपसे। उससे पहले आपसे निवेदन ये करता हूं कि आप भी अगर टेक्निकल से रिलेटेड हैं, आप भी अगर टेक्निकल के क्षेत्र में ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, BTech करते हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए ये चैनल बहुत ही सटीक चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यह फालतू की वीडियो मैं इस चैनल से नहीं बनाता हूं और ना ही फालतू का समय है। मैं AITU का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ में आज इस वीडियो में कुछ बातें मैं करने जा रहा हूं जो कि फैक्ट है। मैं आज बात करूंगा, मेरे पास में ऑर्डर हैं, कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं जिनको मैं कोट करूंगा। एक ऑर्डर है हाई कोर्ट का 18/9/2025 को पास हुआ, इसमें वकील कौन कौन थे रेलवे की तरफ से, और दूसरा ऑर्डर मैं दिखाऊंगा आपको कि 17/10/2025 को ये ऑर्डर पास हुआ। इसमें वकील वाला ये कॉलम है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इनके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। इस पे बात करने से पहले मैं एक बात और आपको इंडिकेट करना चाहता हूं। जब तक आप लोग चुप रहेंगे, जुर्म को सहते रहेंगे, तब तक आप पे जुर्म बढ़ते रहेंगे, जुर्म की संख्या बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं उस जुर्म को बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि आप लोग उसको सहन करते आ रहे हैं। अभी हमारे एआईटीओ के जो हमारा जो एडवाइजरी कमेटी है, हमारी जो लीगल सेल है, जो हमारी कोर कमेटी है, 3-4 बड़ी कमेटी हमारी है, उस कमेटी के साथ में बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है। 2015 में से बच्चे केस लड़ रहे हैं रेलवे से, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, इलाहाबाद कैट में लड़ रहे हैं। अप्रेंटिस का एक मामला 2019 का जो आज तक चल रहा है, उस पे स्टे है। स्टे होने के बावजूद भी अभी तक लगभग 6000 बच्चों को न्याय नहीं मिला। उनकी जॉब रेलवे ने जबरदस्ती छीनी हुई है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एएलपी की, अभी 3 तारीख को एएलपी की सुनवाई है, उसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका भी एक ऑर्डर में लेकर के आया हूं। उस ऑर्डर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी आप देखिएगा, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। एएलपी के अंदर में कितना बड़ा लफड़ा हुआ, इतना बड़ा घोटाला होने की संभावना है, इतना बड़ा कि रेलवे इतनी बड़ी डिपार्टमेंट होने के बाद वो टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है और पूरा का पूरा सिस्टम रेलवे का टेक्निकल आधार पे चलता है, लेकिन वो टेक्निकल नहीं है। ये दुर्भाग्य है। ये मैंने आभास किया वहां के तमाम अधिकारी, तमाम लोगों से, मैं जैसा कि जानता हूं रेलवे के बारे में, जैसा कि मैं लोगों के टच में हूं, उस हिसाब से मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, बहरहाल मैं आज पॉइंट पर आता हूं। ये ऑर्डर मैं दिखा रहा था आपको 18/9/2025 का है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई 18/9/2025 के अंदर में, और उसमें हमको एक डेट दिया गया और वो डेट था 17/10/2025 का। पूरी की पूरी स्टे थी भर्ती, और भर्ती स्टे होने के बाद में हुआ क्या था कि रेलवे की तरफ से एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई। तो ये ऑर्डर 5 पेज का उसके संदर्भ में जारी हुआ। और इसमें हुआ क्या, इसमें डायरेक्टली रेलवे के जो रेलवे को इसके लिए जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा, और कोर्ट ने इस बात को माना कि भाई आपने कोर्ट की जो अवमानना है वो अवमानना की है और इसके लिए पनिश किया जाना था रेलवे को। ये 5 पेज का ऑर्डर, वो कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था रेलवे की तरफ से एग्जाम को लेकर के, वो भी इसमें लगा हुआ है। खैर वो पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर डिटेल ये आपको चाहिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है आईटीआई फाइटर का, या एआईटीओ का जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिए। विषय ये है, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, आपके केस के अंदर में पहले ही दिन से बहुत सारे वकील इसमें इन्वॉल्व थे रेलवे की तरफ से। वो स्वतंत्रता है, हम भी 50 वकील खड़े कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम लोग गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। 2-2, 5-5 रुपए हम लोगों ने इकट्ठा करके ये केस हम लोग लड़ रहे हैं। खून पसीना की कमाई हमारी, 5 रुपए भी अगर इसमें जाती है तो वो बहुत मेहनत की कमाई है, लेकिन रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी संस्था है, वो कितने भी बड़े वकील यहाँ पे खड़ा कर सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ 18/9/2025 में इसमें रेलवे की तरफ से वकील जो अपियर हुए थे, मिस्टर आरवी सिन्हा, जो कि सीजीसी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सीजीसी है क्या आखिरकार। उसके बाद हैं एएससी हैं और मिस्टर सिया शर्मा एंड अदर, कुछ और भी वकील थे। 18/9/2025 का ये ऑर्डर है। अब इंटरेस्टेड बात ये है, 17/10/2025 यानी कि 17/10/2025 को जो रेलवे की तरफ से जो वकील खड़े हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दिन रेलवे पूरा मूड बना के आया था। रेलवे की तरफ से अर्ली एप्लीकेशन लगाई गई, पहली बार 8-9 महीने के अंदर में पहली बार अर्ली एप्लीकेशन लगाई गई, और उस एप्लीकेशन में पूरी की पूरी फौज वकीलों की खड़ी कर दी। इसमें मैं नाम पढ़ करके बताना चाहता हूं कि जो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर जो पार्टी बनाई गई है, हमने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, तो भारत सरकार की 5 संस्थाओं को हमने पार्टी इसमें बनाया। वहां से जो वकील भारत सरकार की तरफ से जो नामित हुए, उसमें सबसे बड़े जो वकील हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर में लिमिटेड वकील हैं, जो पदवी कुछ वकीलों को दी जाती है और इनका चुनाव कौन करता है, वो बहुत इंटरेस्टेड है। मैं पहले नाम पढ़ के बता देता हूं। चेतन शर्मा, मिस्टर चेतन शर्मा एएसजी,
मिस्टर अमित तिवारी CGSC, मिस्टर अमित गुप्ता, मिस्टर शुभम शर्मा, मिस्टर विक्रमादित्य सिंह, मिस्टर आयुष तंवर, मिस्टर आयुषी श्रीवास्तव, मिस्टर नमन एंड मिस्टर यश मार्धन शर्मा, एडवोकेट फॉर R1। और इसके साथ में और भी वकील थे। मैं बताना ये चाहता हूं, आपने एक अंतर महसूस किया होगा कि 1710 वाले ऑर्डर में जो इस ऑर्डर के अंदर में वकील थे वो वकील नहीं है, और उनसे भी बड़े वकील जो हिंदुस्तान के अंदर में मात्र 13 ऐसे वकील हैं जिनका चुनाव ASG जो वकील है, ASG के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको पता भी होना चाहिए ASG आखिर है क्या। ये टेक्निकल की सारी जानकारी है, और ये ऐसी जानकारी है कि इसके बारे में मैं समझता हूं कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि भाई ये इसका मतलब क्या है। ASG वकील जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत उनको किया जाता है। भारत की जो कैबिनेट है, भारत की कैबिनेट के अंदर में इन वकीलों का प्रस्ताव जाता है और भारत सरकार इसको नामित करती है। अपने जो भी मामले चल रहे होते हैं इंडिया भर के अंदर में सरकार से रिलेटेड, उसके अंदर में ये टॉप वकील हैं, और इनकी संख्या पूरे देश के अंदर में शायद, अगर मैं ठीक हूं तो 13 है। हिंदुस्तान के अंदर में 13 ऐसे वकील हैं जिनको कैबिनेट के अंदर में जिनका प्रस्ताव पास होता है, और उसके बाद में उनको ये वो मिलती है। इसका पूरा नाम है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये ASG की फुल फॉर्म है, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। और ये जो वकील होते हैं, ये वकील बड़े स्तर के वकील होते हैं। बड़े स्तर के वकील मैं किस लिए कह रहा हूं, और इसमें भी जो सबसे बड़े वकील थे मिस्टर चेतन शर्मा। मिस्टर चेतन शर्मा हमारे इस केस के अंदर में अपीयर हुए हैं 1710 को, RRB रेलवे ग्रुप डी वाले मामले में 1710 को मिस्टर चेतन शर्मा ASG, ये मैंने बताया, गूगल करके देख लीजिएगा कि मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। इनको 3 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। पूरे भारत के अंदर में जिनके पास में 10 साल से अधिक वर्ष का अनुभव होता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ऐसे तेज तर्राक और अनुभवी वकीलों को भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, और इनकी संख्या पूरे देश के अंदर में लगभग 13 है। आज की डेट में 13 है, जो मैंने आज डेटा इसका निकाला उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। 13 इनकी संख्या है, और एक हाई कोर्ट के अंदर में 1 या 2 ASG नामित होते हैं कि कोई भी भारत सरकार का मामला आता है, जब बड़ा मामला होता है तो उस बड़े मामले के अंदर में आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब 13 पूरे इंडिया के अंदर में नामित किए गए तो ये बहुत ही बड़े मामलों के अंदर में इनका इन्वॉल्वेशन होता है, जहां सरकार फंस जाती है और जहां सरकार को जीतना होता है वहां पर इन वकीलों को उतारा जाता है। ये तो हो गया पॉइंट संख्या का और इनकी जो पदवी है उसका। और इसका देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ASG की संख्या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पूरे देश के अंदर में 13 है, और जनरली ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित होते हैं और हाई कोर्ट के भी बड़े मामलों के अंदर में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से मैंने निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। ASG की नियुक्ति के बारे में और योग्यता के बारे में यहाँ पे बातें कही गई हैं। योग्यता LLB या LLM जैसी कानूनी डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कम से कम 10 से 15 वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए। ये वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा होना इसमें फायदेमंद होता है। और इनकी नियुक्ति के विषय में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर आधारित होती है। इसकी अवधि सामान्यतः 3 वर्ष है, लेकिन पुनः नियुक्ति संभव है, पुनः नियुक्ति इनकी संभव है। और ये 1987 में ये एक आदेश पारित किया गया था, जिस आदेश के अनुसार, जिस लॉ के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है, ASG की नियुक्ति की जाती है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको,
आपका क्या लेना है इन बातों से? ये बातें उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे, जो लोग दबादब भ्रम फैला रहे थे कि रेलवे बहुत बड़ी संस्था है। और ये उनके लिए है कि जिन लोगों के साथ में इतना गलत हुआ, अभी बीच में कुछ टीचरों के ऊपर में, कुछ पार्टिकुलर कोर्स में ये भी कह दिया, शायद एसएससी की बात है, कि आप प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस नहीं करा सकते हो। यानी कि आप जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के, आप उसको पढ़ा नहीं सकते हो। ये बाउंडेशन टीचरों के ऊपर और बच्चों के ऊपर थोप दिया गया, लेकिन एक भी टीचर उसके बारे में नहीं बोला। जबकि एसएससी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लाखों बच्चे हर साल वहां से सेलेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना संभव नहीं समझा जो उठाना चाहिए था। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं। दूसरा, मैं सीजीएससी के बारे में भी बता देता हूं आपको। सीजीएससी भी एक भारत सरकार द्वारा एक पदवी है जो वकीलों को दी जाती है। सरकार अपने लिए ये वकील कैबिनेट के उस पे ही इसको बनाती है। इसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एएसजी की जो फाइल है वो राष्ट्रपति के पास जाती है। भारत के अंदर वर्तमान में 13 एएसजी है, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। सीजीएससी के लगभग 38 वकील हैं पूरे देश के अंदर, भारत सरकार के पास, जो अलग अलग मामलों में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे फौज का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे कोई नौकरी का मामला हो, या कोई अलग किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा पारित किया गया कानून हो, उसके खिलाफ केस में चले जाते हैं लोग। जैसे अभी एसआईआर हो रहा था बिहार के अंदर में, उसको लेकर के भी, तो उसके लिए सीजीएससी एक पदवी होती है जो दी जाती है, और इसमें भी 10 साल का लगभग अनुभव होता है और बहुत ही अनुभव तेज तर्रार वकीलों को रखा जाता है। और भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में लगभग 38 वकीलों को नियुक्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये तो होता, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 9 एएसजी हैं वर्तमान के अंदर में। टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल 13 हैं, और सीजीएससी लगभग 38 हैं देश के अंदर में। ये था विषय जो आपको बताना था। अब आप इस ऑर्डर को एक बार आप पढ़िएगा, ऑर्डर को आप देखिएगा। इतने सारे वकीलों की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, जो पूरे भारत के अंदर में टॉप वकील हैं, बड़े वकील हैं, और रेलवे, भारत सरकार ये मानती है कि ये ही हमें कानून की सही जानकारी दे सकते हैं और यही हमारी रक्षा कर सकते हैं कानूनी रूप से। ऐसे वकीलों को आज उतरना पड़ा है, आईटीआई के बच्चों के खिलाफ उतरना पड़ा है, रेलवे ग्रुप डी की पोस्टों पर जो स्टे लगा हुआ है उसके खिलाफ इनको उतरना पड़ा है। तो ये मैं बताना इसलिए चाहता हूं, ये आपकी ताकत है, ये एआईटीओ की ताकत है, और एआईटीओ की ताकत आप हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपनी इस ताकत को पहचानने का काम करें, अपने इस संस्था को, अपने इस संगठन को आगे ले जाना है आप लोगों को। इसके राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम हैं आज, कल आप भी इसके राष्ट्रीय महासचिव हो सकते हैं। कोई और भी योग्य व्यक्ति आएगा, वो राष्ट्रीय महासचिव बनेगा। ये संस्था हमेशा रहेगी, हम इस धरती पर रहें ना रहें, आप इस धरती पर रहें ना रहें, लेकिन आने वाली आपकी जनरेशन इसके उत्तराधिकारी बनेगी। तो इस संस्था को आप मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें, अपने लोगों को समझाएं। आईटीआई टेक्निकल से जुड़े हुए तमाम लोगों को आना चाहिए। अभी कुछ लोगों को बुरा लगता होगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर में कि हमारा अहित हो जाएगा, अहित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आज एएलपी के लिए खड़े हुए, हम आज अप्रेंटिस के लिए खड़े हुए, हम आज एसएससी के लिए भी, हम बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं, उनके लिए भी हम लोग रेडी हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी भी मदद करेंगे। हमको इस सिस्टम को सुधारना है। हमें भारतीय संविधान, पीछे आप मेरे फोटो अगर देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कल्पना की थी और एक इतना बढ़िया संविधान हमको दिया, और उस संविधान की बदौलत आज हम इतनी बड़ी संस्था से और एक सामान्य से आदमी होकर के हम लोग लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसे महान पुरुष को, हमें धन्य बोलना चाहिए। मैंने कहा लास्ट वीडियो में भी, हर वीडियो में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा ग्रंथ आज कोई धरती के ऊपर है, हिंदुस्तान के अंदर है, तो वो है भारतीय संविधान। उससे बड़ा ग्रंथ मैं नहीं मानता। सारे ग्रंथों को भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो ग्रंथ भी इसी संविधान के दायरे में आकर के अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करोड़ों करोड़ लोगों के गॉड हैं, भगवान हैं, आस्था के केंद्र हैं, और उनको भी जब जरूरत पड़ी थी अपने घर को बनाने के लिए, भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ वो भी इसी संविधान के माध्यम से हुआ। तो आप समझ सकते हैं, अपने आप को कभी भी छोटा ना आके,
अपने आप को कभी भी कमजोर ना आके, आपके अंदर साहस केवल होना चाहिए, और साहस की उत्पत्ति संगठन से होती है। और संगठन कौन है? आप और हम जब एक साथ मिलते हैं तो वो संगठन की जो परिकल्पना है, परिभाषा, उसको पूर्ण करते हैं। तो संगठित रहना, शिक्षित रहना और संघर्ष करना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 पॉइंट थे, 3 मूल बिंदु हैं जिस पर पूरी सृष्टि चल रही है। तो आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग संगठित नहीं है। अपने आप को संगठित करें, और आज संगठित हुए भी हो तभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन यह था कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का जो मामला है, रेलवे ने जो भी किया वो सालों से करता आ रहा है, हर पेपर में वो करता है, लेकिन इस बार रेलवे को भी ये समझना चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। देश के अंदर में देश के लोगों को आपकी इंटेलिजेंसी के पीछे पूरा यकीन रहता है, ट्रस्ट रहता है कि आप देश को सही दिशा में लेकर के जाएंगे। जब आप पॉलिसी ही सही नहीं बना पा रहे, जब आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, आपके पास माउस जैसी बेसिक नीड नहीं है जिसका आप पेमेंट भी करते हो संस्था को, लेकिन वहां कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं माउस नहीं है, माउस खराब हो जाते हैं, मॉनिटर आपके ठप हो जाते हैं, आपके पास डिजिटलाइजेशन में आप इतना पीछे हैं, आज भी इतना पीछे हैं। राजीव गांधी के समय पे आपको कंप्यूटर मिला, उसके बावजूद भी आपने कंप्यूटर को आप यहाँ इस लेवल तक नहीं लेके आ पाए कि आप 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम एक दिन में करा पाए। वो व्यवस्था आज हिंदुस्तान के पास नहीं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। रेलवे एक दिन के अंदर में 1 करोड़ बच्चों का, रेलवे नहीं कोई भी संस्था आज 1 करोड़ बच्चों का एक साथ एग्जाम नहीं करा सकती है, और आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान की होने वाली है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, अपने आईटीआई के ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों तक भी भेजें, कि जिससे रिलेशन वालों को भी ये मालूम हो कि आखिर आज चल क्या रहा है। जिस रेल के भरोसे हम लोग बैठे हैं, जिस रेल में हम लोग सफर करते हैं, उस रेलवे की सिक्योरिटी ही गड़बड़ झाला में है। टेक्नीशियन की पोस्ट पर वो बंदे को हायर करते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट पर वो एम्प्लॉय हायर करते हैं, लेकिन उससे टेक्निकल के सवाल नहीं पूछते। उससे काम कराना है उसको टेक्निकल, और उससे पूछ रहे हो ड्राइंग, हिंदी, ये वो, जो उसके विषय से संबंधित ही नहीं, जो उसके जीवन भर उसके काम नहीं आने वाली, जो नॉलेज उसके जीवन भर काम आएगी, उसको आप पूछ नहीं रहे हो उससे। टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में आप ट्रेड के सवाल नहीं पूछते हो, ये पूछ करके आप कहीं ना कहीं ये साबित आपने कर दिया कि इस देश में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं। बच्चा तैयारी करता है 5-5, 10-10 साल, आखिर उसका नंबर क्यों नहीं आता? एक तो वैकेंसी नहीं देते हो, और देते भी हो तो आपने ऊंट पटांग सिस्टम बना रखा है। ये क्या सिस्टम है? ये कोई भी नॉर्मल सा आदमी जान सकता है कि जिससे मुझे इलेक्ट्रिकल का काम कराना है, तो इलेक्ट्रिकल का काम कौन कर सकता है? जिसको ये पता हो कि ये फैन है, ये सिंगल फेज का मोटर है, ये डबल फेज का मोटर है, ये 3 फेज का मोटर है, ये रेड है तो इसमें फेज जाता है, ये ब्लैक है तो इसमें न्यूट्रल जाता है, ये रिले है, ये स्विच है, ये एमसीबी है, कौन सी एमसीबी, कितने एम्पियर की, कहाँ यूज करनी है, एसीबी क्या है, बीसीबी क्या है, जिस पैनल क्या है, कौन सा कंडक्टर यूज करना है, कौन सा थिम्बल यूज करना है। जिसको मल्टीमीटर का जिसको एप्लीकेशन नहीं मालूम है, मल्टीमीटर को यूज कैसे करना है उसको नहीं मालूम है, और आप उसको हायर कर लेते हो जिसको ये सब बातों की जानकारी नहीं होती है, फिर आप उसको वो जानकारी देते हो। और एक लड़का वो है कि जिसको ऑलरेडी ये सारी जानकारी है, जिसको सारी जानकारी है, पहले ही दिन से वो काम कर सकता है आपकी संस्था में जाकर के, आप उसको अपॉइंट नहीं कर रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, इसके पीछे बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये है असली सवाल जो पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लोग देख करके अपने लोगों तक जरूर भेजना। आज की इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य था, मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही चिंतन कर रहा था इस बात को लेकर के। पिछले कई महीनों से मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ रेलवे को लेकर के। बहुत बड़े बड़े फॉल्ट रेलवे के सामने आए हैं। अभी तो देखिएगा आप, सैकड़ों ऐसे पॉइंट निकल करके आए हैं जो देश का कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क करने की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे की तरफ से हो रही है। मैं समय समय पे आपके बीच में रखता रहूंगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU, आपको सही जानकारी से अवगत मैं कराता रहूंगा। ठीक है, आगे भी
अभी नेक्स्ट आगे सुनवाई है, मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करूंगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और क्या होने वाला है। 4 तारीख को सुनवाई है आपकी रेलवे ग्रुप डी वाले मामले में। फाइनल जजमेंट आना था, नहीं आया। उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, वीडियो जो बनती है कोर्ट के अंदर में जो लाइव, उसको भी बंद कर दिया गया। आप लोग सबने देखा कि देश बाहर क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर में। ये वो लोग जो उसको देख सकते थे कि रेलवे की क्या दलील है, हमारी क्या दलील है, जज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी देख नहीं पाए करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे। तो ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, जो भी रही होगी, लेकिन हुआ ऐसा तो हमको बोलना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।